तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधे सीधे बायोलॉजी का 5 चैप्टर को रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि 5 चैप्टर हम लोग एक दिन करके पढ़ लिए हैं। आज सारा का सारा रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बोलते जाइए, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे कि बायोलॉजी होता क्या है, यही पढ़े थे। बताइए बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी होता क्या है, जब हम लोग बोलिए साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, प्रूवन फैक्ट का स्टडी क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है, फिर हम क्या किए थे कि साइंस को 2 भागों में बांट दिए थे, किसमें, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग में। लिविंग में कौन सा आता है, बायोलॉजी आता है। क्या आता है, बायोलॉजी। जबकि नॉन लिविंग में क्या आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स आता है। ठीक है, तो हालांकि अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ते हैं, किसको पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटे थे, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायो मीन्स लिविंग, लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, यानी कि लिविंग के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी वर्ड कौन दिया था, पहले कौन सा वर्ड है, तो ये जो वर्ड है कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे लॉजी लगा रहेगा तो आपको समझना है कि ग्रीक वर्ड है। ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट इस वर्ड को दिया था, तो लेमार्क एंड ट्राइविरिनस नाम का व्यक्ति इसको इस वर्ड को दिया था। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी हिंदी में अरस्तु कहते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिस्टोटल। ठीक है ना, तो इतना आपको बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन समझ में आया। ठीक है, अच्छा बताइए कि अब यहाँ पे एक वर्ड आया था लिविंग। लिविंग किसको कहेंगे, जैसे कि लिविंग उसको कहेंगे जो रेस्पिरेशन करता हो। क्या करता हो, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन करता हो, डाइजेशन करता हो, न्यूट्रिशन लेता हो, एक्सक्रीशन करता हो, उसको क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। इसी तरह से हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़े थे और क्या पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें 2-3 टॉपिक पढ़े थे। कौन दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्लस लिनियस नाम का साइंटिस्ट दिया था। ठीक है, 3 चीज बताया था। क्या क्या चीज बताया था कि पहले हम लोग किसी भी चीज को क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, सभी चीज को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहले पहचानेंगे किसी भी चीज को, ठीक है, उसके बाद उसको अलग अलग बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। कौन दिया था ये सब, कार्ल लिनियस। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। कितने तरह का, कार्ल लिनियस तो 2 ही भाग बांटे थे, किसमें, प्लांटी और एनिमलिया में। ठीक है, लेकिन हम कौन साइंटिस्ट वाला पढ़ेंगे, आर.एच. व्हिटेकर वाला। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आर.एच. व्हिटेकर, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। कौन सा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सारे ऑर्गेनिज्म को कितने भाग में बांटे, 5 में। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पांटी और एनिमेलिया। ठीक है, सब याद हो रहा है। मोनेरा किसको कहते हैं, 2 पॉइंट बताइए ओनली। मोनेरा किसको कहते हैं,
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, क्या होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा, और क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, नहीं पहले प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, जिसका ओल्डेस्ट न्यूक्लियस हो, क्या हो, ओल्डेस्ट न्यूक्लियस हो, और उसके बाद में अनडेवलप हो, अनडेवलप्ड सेल हो, अनडेवलप्ड सेल हो। अच्छा, इसमें एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, क्या हो गया, प्रोटोजोआ, इससे बीमारी फैलता है, बैक्टीरिया से बीमारी फैलता है। एल्गी हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, मोनेरा है, क्या है, मोनेरा है। जबकि प्रोटिस्टा किसको कहते हैं, ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, रहता क्या है, वाटर में रहता है, लिविंग इन वाटर बॉडी, ठीक है, वाटर बॉडी। लेकिन ये क्या होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, तो यूकैरियोटिक हो जाता है, ठीक है। जबकि फंगी के बारे में आप जानते हैं, खूब अच्छा जानते होंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मशरूम, ठीक है। अच्छा बताइए, सिंगल सेल है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब प्लांटी तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि प्लांट होता क्या है, ठीक है, प्लांटी को समझते हैं। लेकिन फंगस के बारे में थोड़ा सा और बता देते, इसको अलग क्यों रखा गया, क्योंकि सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है, अपना खाना न स्वयं बनाता है, न किसी से लेके भी अपने बनाता है। हम लोग तो कम से कम किसी से लेके बनाते हैं ना, नहीं वैसे भी नहीं बनाता। किसके पे खाना करता है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे अपना खाना, माने कि सड़ा गला हुआ चीज पे अपना खाना खींचता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, अपने नहीं बनाता है। तो प्लांट भी आपको समझ में आ गया, प्लांट क्या करता है, अपना खाना स्वयं ही बनाता है, मल्टी ऑर्गेनिज्म है। और ये एनिमल हम लोग हैं जो कई सारे क्लासिफिकेशन इसके अंदर भी है, ठीक है। तो आपको पांचों के पांचों किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग पहले चैप्टर का पूरा तरह से रिवीजन कर लिए हैं। और सेल के बारे में बचा हुआ है, तो सेल क्या होता है, छोटा सा सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो सेल क्या होता है कि फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी होता है, क्या होता है, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होता है। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ होगा, बहुत सारा सेल ऐसे से मिला होगा तो क्या बना होगा, टिश्यू बना होगा। टिश्यू से क्या बन जाता है, ऑर्गेन। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम लीवर बना दिए, ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज टिश्यू मिला होगा तो क्या बनाया होगा, एक तो लीवर बना होगा, एक आई बना होगा, बहुत सारा बना, स्टोमक बना होगा। तो कई सारा चीज मिला होगा तो क्या बना होगा, ऑर्गेन बना होगा। और बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ठीक है। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें नर्व्स आ जाएगा, ठीक है, हार्ट आ जाएगा, ठीक है, ब्लड के बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे, तो पूरा क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे तो क्या क्या चीज आएगा इसमें, माउथ आया, ठीक है, ओसोफेगस आएगा, इसमें स्टोमक आएगा, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना सारा चीज आ गया, तो सिस्टम में कई सारा ऑर्गेन आ जाता है और बहुत सारा सिस्टम मिल जाएगा, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, सब कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहला चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, सबको समझ में आया। तो दूसरा चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्या, साइंटिफिक नेम। दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम में फिर हमारे कौन से आ जाएंगे, टेक्सोनॉमी है, क्या है, टेक्सोनॉमी। पहले भी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे इंट्रोडक्शन में, क्या, टेक्सोनॉमी कौन दिया था, कैरोलस लिनियस दिया था। कौन दिया था, कैरोलस लिनियस दिया था, साइंटिस्ट। पहले हम लोग किसी भी चीज को क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन, अरे करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में नॉमेनक्लेचर,
नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, माने नाम देते हैं। तो हम लोग साइंटिफिक नेम में क्या करते हैं, नाम ही देंगे। आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और नॉमेनक्लेचर का बॉडी है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। और साइंटिफिक नेम किस लैंग्वेज में देते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी पढ़ ले, लैटिन वर्ड। किसमें देते हैं, लैटिन वर्ड। और बाय नॉमेनक्लेचर होता है, क्या होता है, बाय नॉमेनक्लेचर होता है। बाय नॉमेनक्लेचर का मतलब पहले तो हम लोग किसका नाम लिखते हैं, जीनस का नाम लिखते हैं, किसका, जीनस का। बाद में स्पेसीज का नाम लिखते हैं। तो ये बेहतर तरह से समझ में आ गया कि जीनस किसको कहते हैं और स्पेसीज किसको कहते हैं। क्योंकि पहले क्या होता है, किंगडम होता है, फाइलम होता है, ठीक है, उसके बाद में क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, ठीक है, फैमिली के बाद में जीनस होता है और स्पेसीज होता है। यानी कि किसी भी चीज का, ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या करते हैं, पहले खानदान का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके जाति का नाम लिखते हैं। जैसे कि होमोसेपियंस, क्या, होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस को कौन आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग आएगा। पहले होमो किसका है, जीनस है, स्पेसीज क्या है, सेपियंस है, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो होता है क्या होता है, कैपिटल होता है, और बाद वाला लेटर सब स्मॉल होता है, ठीक है। और जब भी हम लिखते हैं तो नीचे क्या कर देते हैं, हैंडराइटिंग में इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। और जब हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो क्या करते हैं, इटैलिक फ्रंट में लिखवाते हैं, इटैलिक फ्रंट में ऐसे उल्टा करके लिखवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, साइंटिफिक नेम हो जाता है। साइंटिफिक नेम का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि अलग अलग रीजन में एक ही चीज का हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। इसलिए पूरा दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, साइंटिफिक नेम दे देते हैं। तो पूरा क्लियर हो गया कि साइंटिफिक नेम होता क्या है, बनता कैसे, लिखते कैसे है, ठीक है, किस भाषा में लिखते हैं, क्यों जरूरी पड़ा, इन सारी चीजों को हम लोग जान लिए है। तो हम लोग कुछ साइंटिफिक नेम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि बताइए तो फटाफट से, ह्यूमन बीइंग का क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए तो पावोक्रिस्टस किसका नाम है, पीकॉक मोर का नाम है, ठीक है, याद हो रहा है ना। पैंथेरस टाइग्रस किसका नाम है, बाघ का। नेशनल हम लोग का क्या है, एनिमल है। मस्का डोमेस्टिका नाम ना आपको पता नहीं होगा, लेकिन सॉरी इसका है, हाउस फ्लाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बनाते रहती है, मधुमक्खी का नाम है, ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। इसका नाम इसलिए याद करवाने के लिए कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है। और रेना टेग्रीना किसका नाम है, मेढक का, इस पर भी ज्यादा रिसर्च हुआ है, ठीक है ना। बताइए कि अपने देश का जो नेशनल फ्लावर है क्या है, लोटस। उसका बॉटनिकल नेम क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा, क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा। फाइकस बैंगलेंसिस किसका नाम है, बरगद के पेड़ का, फाइकस बैंगलेंसिस। बरगद का पेड़ क्या है, राष्ट्रीय पौधा माने वृक्ष है हम लोग का, ठीक है ना। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है क्या, फाइकस बैंगलेंसिस, ठीक है, जिसको हम लोग बनियान ट्री कहते हैं। अब एक लास्ट हम लोग याद कर लेंगे। अच्छा बताइए, मटर पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है, इसलिए हम एक मटर का भी नाम याद करवाना चाहेंगे, क्या, पाइसम सटाइवा, ठीक है, पाइसम सटाइवा। और कोई याद है आपको, जैसे गाय का बॉस इंडिकस, भैंस का बुबेलस बुबेलिस, ठीक है। तो काफी सारा 10-15 याद हो ही गया है धीरे धीरे। हाँ, मैंगो का बता दीजिए, मैंगो का छूट गया था, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। काफी सारा आपको साइंटिफिक नेम भी याद हो गया, तो पूरा दूसरा चैप्टर भी आपका खत्म। तो थर्ड चैप्टर हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर कौन सा है, सेल। तो सेल क्या होता है बताइए फिर से, सबसे छोटा और फंक्शनल यूनिट होता है, बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होता है, या फिर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सेल क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब बताइए सेल का जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं।
अच्छा देखिए इसमें फिर से लॉजी आ गया, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, पहले से पता है। साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। कितना इजी लग रहा है सब कुछ, ठीक है। साइटोलॉजी, जहां हम लोग सेल का स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, साइटोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सेल। क्या क्या दिया गया है कि सेल है, कैसे बताया गया है कि सेल है? तो सेल क्या है? बेसिक, फंडामेंटल एंड फंक्शनल। क्या है? फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। बाकी लिखेंगे नहीं तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल या फिर मल्टी सेल से बना होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल और मल्टीपल सेल, ठीक है। और क्या होता है, जो सेल होता है एक से डिवाइड होके दो सेल बनाता है, ठीक है, ये भी पता है। इस तरह से हम लोग क्या जान गए कि प्रिंसिपल ऑफ सेल जान गए। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, माने इसी में अगला टॉपिक क्या आता है कि सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को समझ लेना, ठीक है। फटाफट से हम रफली दिखा देते हैं। जैसे कि मान जाइए कि स्क्वायर शेप में है तो किसका होगा सेल? प्लांट्स का सेल होगा। और सर्कुलर है तो किसका सेल हो जाएगा? एनिमल का सेल होगा, ठीक है। अब बताइए प्लांट के सेल में सबसे पहला जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या एनिमल में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। सेल वॉल क्या करता है? एक सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करता है? रिजिडिटी, शेप देता है। क्या करता है? रिजिडिटी मान हार्डनेस देता है और शेप देता है, किसको? प्लांट्स को, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है हमारा दूसरा? सेल मेम्ब्रेन। अरे सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेमी परमिएबल होता है, कुछ चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ चीजों को नहीं जाने देता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में, ठीक है ना। किसमें? दोनों में। और सेल वॉल ओनली प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब बताइए हम लोग इससे सबसे अच्छा क्या चीज पढ़ेंगे? इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। इसके बाद में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। और इसी में जो होता है क्या होता है? डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन्स वगैरह होता है, किसमें? न्यूक्लियस में। अच्छा न्यूक्लियस में भी एक ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का एक अपना ब्रेन होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। अच्छा इसमें फ्लूइड भरा होता है, मान इसमें और सारा फ्लूइड भरा होगा और सेल ऑर्गेनेल होगा, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है जेली लाइक होता है। कैसा होता है? जेली लाइक। जैम जेली आप खाते हैं ना, टोमेटो जेली सब जो खाते हैं उस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, सॉलिड भी नहीं रहता है, लिक्विड भी नहीं रहता है। तो उस तरह से हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। दोनों भरा होगा तो साइटोप्लाज्म में कौन? सेल ऑर्गेनेल भी आ जाता है, यानी कि न्यूक्लियस उसी में आएगा, ठीक है, लिक्विड। अब बताइए हम लोग को इंपॉर्टेंट सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी देता है और हम लोग के माने कि शरीर में जो टेक्स लगता है किसमें लगता है? एटीपी में लगता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमको इंटरनल रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेनस होता है। न्यूक्लियस भी क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। इसमें देखो अपना जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा एक प्लांट में एक तो और स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्या? प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड होता है। इसमें ग्राना होगा, इसमें फिर थैलाक्वाइड्स होता है और थैलाक्वाइड्स में ही क्लोरोफिल होता है। कितने तरह के होते हैं?
तीन तरह के होते हैं। देखिए ई भी क्या है, इसी की तरह ई भी डबल मेम्ब्रेनस, ई भी डबल मेम्ब्रेनस और ई भी डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है। और कहाँ पाया जाएगा, ओनली प्लांट्स में पाया जाएगा। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। कौन कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमो माने कलर, क्रोमो से क्या होता है, कलर होता है। तो ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। किसमें, फल में, पत्ता में। क्रॉटन का पेड़ देखे हैं, उसमें कई सारा कलर होता है, तो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट। और जो खाना वाना बनाता है उसका में स्टोर करना पड़ता है। हम लोग भी खाना बना के स्टोर करते हैं ना फ्रिज में, और फ्रिज में स्टोर करते हैं, उसी तरह से क्या करता है ये भी इसी तरह के प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड कौन सा प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट। उसमें क्या कर लेता है, स्टोरेज का काम करता है। ये वाला जड़ वगैरह में, स्टेम में, जहां जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वहां स्टोरेज का काम करता है। प्लास्टिड भी समझ में आ गया आपको। एक तो बउआ मेरा बड़ी खतरनाक होता है, जिसका नाम क्या है, लाइसोसोम। छोटा होता है, सॉरी, लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, फटता है। किस पे फट जाता है, और कभी कभी अपने सेल पे फटता है, या फिर कोई अलर्ट से आतंकवादी वगैरह आ जाता है, माने बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो उससे फटता है, सेल को सड़ने नहीं देता है। इसमें कौन सा एक इंजाइम होता है, इसको कहते क्या है, निक नेम क्या है इसका, सुसाइडल सेल ऑफ, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, या फिर आत्महत्या का थैली भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो दूसरे पे फटने में काम आता है, वही जलाने का प्रयास करता है, ठीक है। और देखिए हम लोग खूब प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं, तो प्रोटीन क्या होता है, राइबोसोम। ऐसा स्ट्रक्चर अब कवर कर दिए वैसे ही, ठीक है ना, ऐसा कवर नहीं होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है, राइबोसोम। और सबसे खतरनाक चीज हमारा क्या छूट गया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, स्केलेटन ऑफ द सेल होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, स्केलेटन ऑफ द सेल। इसी पे सेल अड़ा होता है, चिपकता नहीं है, ठीक है ना। और दो तरह के पाए जाते हैं, कितने तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड बनाना, और जबकि रफ वाले का क्या काम होता है, इस पे, अच्छा रफ क्यों होता है, रफ होता है राइबोसोम आके इस पे चिपक जाता है, इसलिए रफ होता है। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और कोई छूट रहा है, झगड़ा गड़ाने वाली, गोल्जी बॉडी। अच्छा गोल्जी बॉडी, ठीक है। अभी पहले गोल्जी बॉडी को ही पढ़ लेते, ठीक है। अरे इस तरह से क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी। पैकेजिंग का काम होता है, किसी भी चीज को अंदर लाना सेल के और बाहर निकालना, किसका काम, पैक करके, गोल्जी बॉडी का। किसका, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। अब इसके बाद में प्लास्टिड पढ़ लिए हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या है, सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये वाला ऑर्गेनेल किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। और सिलिया और फ्लैजेला नाम का एक ठो सेल ऑर्गेनेल होता है एनिमल सेल में, लेकिन हर सेल में नहीं होता है, सिर्फ बैक्टीरिया बैक्टीरिया में होता है, जो पानी उनी में रहता है ना, उसको चलने के लिए ये वाला स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। अच्छा एक वैक्यूल्स भी छूट रहा है। प्लांट में क्या होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, और वैक्यूल का काम क्या होता है, वाटर और फूड को स्टोर करना। इसका भी काम क्या है, वाटर मैक्सिमम में स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। एनिमल में क्या होगा, वैक्यूल्स बहुत छोटा होगा, ठीक है, वैक्यूल्स बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा सेल ऑर्गेनेल भी पढ़ लिए, ठीक है। थर्ड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। क्या, सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर
4 3 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं इससे पहले। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता कैसे है, क्यों होता है, सबसे पहले यही जानेंगे। जब हमारा क्या होता है, सेल बड़ा होने लगता है और न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने सेल ऑर्गेनल को फंक्शनल मानी प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प नहीं कर पाता, तब क्या करना पड़ता है, सेल डिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, ओमनी सेलुला और ई सेलुला नाम का एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसका मतलब क्या होता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग सेल है वो किससे बना है, अपने ही मदर सेल से बना, मान एक सेल से ही 2 सेल बनता है। ठीक है, एक सेल से ही 2 सेल बनता है। एक सेल है और यही डिवाइड होके क्या बना देगा, 2 सेल बनाता है। डिवाइड कैसे होता है, माने यही वाला सेल 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बारे में कितने तरह के सेल डिवीजन होते हैं, तो 3 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। कैसा कैसा, ए माइटोसिस, ए माइटोसिस, एक क्या होता है माइटोसिस, एक क्या होता है मियोसिस, क्या होता है मियोसिस। अब बताइए ए माइटोसिस कहाँ होता है और ये सब कहाँ होता है, बताइए ए माइटोसिस कहाँ होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। किस तरह के, प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। सिंगल सेल में भी कैसा होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। कैसा, प्रोकैरियोटिक। जैसे एग्जांपल में बैक्टीरिया आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा। अब बताइए प्रोटोजोआ आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा। ये सब जो वाटर बॉडी में रहता है इसमें होगा, हाँ बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइटोसिस इसमें होता है। ठीक है, जिसमें एक ही सेल पाया जाता है, इसी सेल से सारा काम करता है लोग। ठीक है ना, तो इस तरह का। ठीक है, अब माइटोसिस में आते हैं। तो माइटोसिस किसमें होता है, सिंगल सेल में भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है। नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। किसमें होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है, ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, अच्छा होता कहाँ, जैसे कि हम लोग अपने बारे में बात करें या फिर प्लांट के बारे में, तो कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में होता है। कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में होता है। इसमें एक सेल डिवाइड होकर कितना सेल बनाते हैं, 2 सेल बनाते हैं। ठीक है, और बताइए इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है इक्वल होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है क्या होता है, इक्वल हो जाता है। क्या होता है, इक्वल हो जाता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो नया जो सेल बनेगा उसमें भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम, और इसमें भी 46 क्रोमोसोम। ये समझ में आया कैसे होता है, थोड़ा सा प्रोसीजर समझ ले बस 1 आध मिनट में। देखिए पहले इंटरफेज होता है। क्या होता है, 2 फेज में बटा होता है। किसमें, 2 फेज में बटा होता है। पहला सा इंटरफेज होता है और दूसरा क्या होता है, माइटोसिस फेज होता है। क्या होता है, माइटोटिक फेज होता है, माइटोटिक फेज होता है। इसमें भी 2 फेज होता है। क्या होता है, 2 फेज। पहले तो कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद में सेल डिवीजन होता है। किसमें, सेल डिवीजन होता है। इस इंटरफेज में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी सेल तुरंत बना होगा, तो इसमें सेल ऑर्गेनेल का कमी होगा, सेल ऑर्गेनेल का कमी होगा। तो पहले क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल बनाता है। ठीक है, पहले जब सेल ऑर्गेनेल बन गया तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इंटरफेज में क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना, और इस सेल में से अब जब बहुत सारा सेल बन गया है, सेल डिवीजन होगा। इसके बाद में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। इंटरफेज में अपना सारा प्रोटीन वगैरह, क्रोमोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, सारा सेल ऑर्गेनेल बना लिया। उसके बाद में लगभग 20 घंटा के बाद में सेल डिवीजन कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस में भी पहले किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है उसके बाद में हम लोग सेल का भी डिवीजन हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है कि कैरियोकाइनेसिस होता क्या है, तो हम थोड़ा सा ऊपर सिर्फ नाम लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, प्रोफेज होता है। क्या होता है, प्रोफेज। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो फैला होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह, वो क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, और हमारा क्रोमोसोम धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से सेल के अंदर बनने लगता है। ठीक है, अब देखिए कहां बन के तैयार हो जाता है, मेटाफेज में। कहां होता है, मेटाफेज। मेटा एम से पता चल रहा है मिडिल में आ रहा है, तो सेल के अंदर क्या होने लगता है, ये सब एकदम मिडिल में आ जाता है। इसे से मिडिल में
आ जाता है। और यहीं पे क्या होता है कि जो आप सेंट्रोसोम के बारे में पढ़े थे, वही सेल के अंदर क्या करने लगता है, सेंट्रोसोम पोल पे आता है, इस पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर छोड़ने लगता है। क्या करता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर छोड़ने लगता है और इसको बीच में ले आता है। कौन, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो बीच में ले आया, उसके बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद में एनाफेज होता है। क्या होता है, एनाफेज होता है। एनाफेज में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग तोड़ के कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दोनों फेज में क्रोमोसोम टूट जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में होता है कि ये वाला जो ऊपर पोल पे पहुंच गया है, तो धीरे धीरे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में पूरा टूट के अलग सा न्यूक्लियस बन जाता है। दो न्यूक्लियस बन के एक ही सेल के अंदर तैयार हो गया। देखिए, दो न्यूक्लियस बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्या बनेगा, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है। ठीक है, तब जाके ये वाला सेल बीच में से चिपकने लगेगा और दो सेल बन के तैयार हो जाएगा। इस कहां पढ़े थे, सोमैटिक सेल में पढ़े थे। जबकि कहां होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। कहां होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में, या फिर सेक्सुअल सेल इसी को कह देंगे। ठीक है, या फिर जर्म सेल इसी को कहेंगे। ये मियोसिस कहां होता है, जर्म सेल में होता है, फीमेल के ओवरी में और मेल के टेस्टिस में। ठीक है, ह्यूमन का बात करें तो इसमें क्या हो जाता है कि एक सेल से कितने सेल बनते हैं, पहले तो रिप्रोडक्टिव सेल बनता है। ठीक है, जर्म सेल इसको कहते हैं। और एक मान लीजिए कि 46 नंबर का क्रोमोसोम है, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। कितने सेल, 4 सेल बन जाएंगे। ठीक है, बच्चों में कब बनता है, फीमेल में तो पहले से ही बनने लगता है, बाकी मेल में 15 साल के बाद बनना शुरू होता है। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम। कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। बाद बाकी इसका फेज अभी हमें नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना होगा तो डिटेल अलग से पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा सेल डिवीजन का भी पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा बता देते, थोड़ा सा एकदम। ठीक है ना, पहले क्या होगा, इसमें भी इंटरफेज होगा जैसे इसमें होता था। ठीक है, उसके अंदर माइटोटिक 1 होता है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर, ये सब जो देखते हैं पापा मम्मी की तरह जो हम लोग सेम दिखते हैं, किसके चलते दिखते हैं, लिंकेज के चलते। ठीक है, और थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं उस क्रॉसिंग ओवर के चलते। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पैकिटीन, जाइगोटीन, लिप्टोटीन, डिप्लोकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। ठीक है, ये लोग हम लोग पढ़ते हैं। आपको हंसी आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये हो गया प्रोफेज का एक्ट होता है। ठीक है ना, उसका फिर से मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। तो 46 क्रोमोसोम कितने में, 23 में टूट जाता है, 2 सेल बन के तैयार होता है। फिर उस 2 सेल का माइटोसिस फिर होता है इसी की तरह, सेम इसके तरह, इस वाले तरह। ठीक है ना, जो 2 बना था, बड़ा क्रोमोसोम था, तो वहां 32 बन गया है, 32 नहीं 23 बना था। तो फिर 23 को 2 भागों में बांट देगा, तो फिर 23 वाला 2 बन के तैयार हो जाएगा दोनों के नीचे। ठीक है, तो 4 सेल हो गया। आपको समझ में आया। इसी में क्या होता है, ये अब नेक्स्ट जनरेशन में यही सेल अपने जीन को लेके जाता है, जहां एक पापा से जाता है, एक मम्मी से जाता है, दोनों मिलके एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर देता है, जो हम लोग बने हैं अभी। ठीक है, चलिए, इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का लास्ट चैप्टर जो कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कौन सा चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है। स्केलेटन होता क्या है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, जैसे कि घर बनाते तो रॉड वगैरह दिया जाता है, पिलर दिया जाता है, तो क्या होता है, स्केलेटल एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जैसे कच्चा घर बने, कच्चा घर में क्या करते हैं, पहले तो हम बम्बू लगाते हैं, क्या करते हैं, बांस लगाते हैं, और बांस के ऊपर से हम लोग खर वगैरह डालते हैं, उसको बांधते हैं। उसी तरह से क्या होता है कि हम लोग में भी स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक शरीर को स्ट्रक्चर देता है, कोलैप्स होने से बचाता है। तो समझ में आ गया कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, हड्डी के ढांचा, उसको हिंदी में कहते हैं हड्डी का ढांचा। ठीक है, अब इसको हम लोग कितना होता है, बच्चों में कितने होते हैं, 300। एक चाइल्ड में कितना होता है, 300 एक चाइल्ड में 300 से भी
ज्यादा बोन्स होता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। और एक यंग पर्सन में कितना होता है, यंगेस्ट पर्सन में 206 होता है। कितने होते हैं बोन्स, 206 होता है। अच्छा बताइए, बोन्स जब होता है, बोन्स के ऊपर क्या लग जाता है, मसल्स लग जाता है। अच्छा बताइए कितने मसल्स होते हैं हम लोग के पास में, 6 3 9। ट्रिक बन गया हमारा, 6 3 9, यानी कि मसल्स कितने होते हैं, मसल्स कितने होते हैं, 6 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 639 मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अब धीरे धीरे ज्वाइंट वगैरह होने के चलते 206 हड्डी बच जाता है। तो इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, 2 भागों में क्लासिफाई कर देते हैं। किसमें, पहला तो एक्सियल और एपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल में कितने बोन्स होते हैं, 80। एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं, जबकि एपेंडिकुलर में कितने होते हैं, 126। थोड़ा हम लोग फटाफट से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसको पहले हम लोग 3 भाग में बांट लेते हैं। कितने भाग में, 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कितने भाग में बांटेंगे, 3 पार्ट्स में। पहला तो हमारा क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। उसके बाद में चेस्ट बोन आएगा, क्या आएगा, चेस्ट बोन आएगा। उसके बाद में बैक बोन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको याद कैसे करते हैं हम लोग कि हेड में कितने होते हैं, तो ऊपर की तरफ जो सिर में लगा होता है जिसको क्रेनियल बोन कहते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 बोन होता है, तो हम लिख देते हैं कि 8 बोन होता है किसमें, क्रेनियल में, ठीक है ना। उसके बाद फेस में कितने होते हैं, 14 होते हैं। याद हो गया है ना आप लोग को, 14 बोन्स होते हैं। उसके बाद में ईयर्स में कितने होते हैं, 3 टोटल लगा के 6 हो गया। और एक हमारे पास में नेक बोन होता है, तो इस तरह से कितने हो गए, 29 बोन हो गए। इसमें कितने बोन्स हो गए, 29 बोन हो गए। चेस्ट में क्या होता है, तो रिब केज कितना होता है, 12 एक स्टर्नम बीच में लगा होता है ज्वाइंट करने के लिए। तो कितने हो गए, चेस्ट बोन में 25 हो गए, ठीक है। टोटल 25 हो गया, ठीक है। इसे 12 लिख दे, 12 × 2 और एक स्टर्नम होता है, ठीक है, 25 हो गया। अब बैकबोन में कितने होते हैं, बच्चों में 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ज्वाइंट होते होते क्या बच जाता है, 26, यानी कि 26 बोन्स बच जाते हैं किसमें, बैकबोन में। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि पूरा आपका कंप्लीट हो गया। 29 है, एक इसका ले लिए, 30 हो गया, 25 25 50 हो गया, 50 30 80 पूरा बोन्स आपको याद हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब क्या होता है, जो सेंटर में होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सियल कहते हैं। और आसपास में लटका होगा उसको कौन सा बोन कह देंगे, एपेंडिकुलर बोन कह देंगे। तो लटका हुआ चीज में सबसे पहले क्या आता है हम लोग का, शोल्डर आता है। क्या आता है, शोल्डर आता है। क्या आता है, शोल्डर। शोल्डर में भी कितने बोन होते हैं, 2 तरह के बोन होते हैं, ठीक है। एक पीछे की तरफ, इधर की तरफ स्केपुला होता है, और इधर की तरफ जो आगे 2 लगा होता है उसको क्लेविकल बोन कहते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो शोल्डर में हमारे कितने हो गए, शोल्डर में 4 बोन्स हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या आता है, हैंड आता है। हैंड माने कि हाथ आता है। हाथ में कितना होता है, एक हाथ में 30, तो दोनों हाथ में मिला के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पैर में आते हैं, कितने आते हैं, 30। एक पैर में 30। लेग्स में कितने आते हैं, एक पैर में 30 होता है, तो दोनों पैर को मिला के 60 हो जाएगा, ठीक है। और एक आता है हमारा पेल्विक बोन। क्या आता है, पेल्विक बोन या हिप बोन, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, हिप बोन्स कहते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो जस्ट ऊपर लगा होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम हैंड वाला बोन को कैलकुलेट करते हैं। ये तो समझ में आ गया, शोल्डर वाला बोन कौन कौन सा, स्केपुला और क्लेविकल। तो 4 हो गया, 2 इधर लगा हुआ है, 2 इधर, तो 4 हो गया। हैंड में देखिए, ह्यूमरस सबसे पहले एक हड्डी जो यहाँ से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद में 2 होता है, अंगूठा की जस्ट सीधे में होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस। बगल में एलना होता है, एलना होता है, ठीक है ना। उलना होता है, ठीक है, कल स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गया था, उलना होता है,
ULNA, उलना। उसके बाद में छोटा छोटा यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, इस वाले ज्वाइंट वाले पोर्शन पे क्या होता है, कार्पल होता है, ठीक है। कार्पल कितने होते हैं, हाथ में 8 होते हैं, ठीक है। कार्पल के बाद में जो जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, मेटाकार्पल कहते हैं। मेटाकार्पल इस हड्डी से कितने जुड़े होते हैं, 5 जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उंगली के बोन्स को क्या कहते हैं, फ्लेंजस कहते हैं, ठीक है। अब 4 ये वाला उंगली है, तो 4 देखिए 3 ज्वाइंट से मिलके बना है, यानी कि 3 बोन्स है इसमें। तो 3 बोन, तो 4 तिहाई 12, अब 12 2 14। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो एक हाथ में हमारा कितना बन जाएगा, 30। तो अगले हाथ में 30, तो 60 हड्डी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लेग्स पे। तो बताइए, अच्छा सबसे छोटा हड्डी कहाँ था, यही छूट गया आपसे, स्टेप्स में होता है। कहाँ, स्टेप्स कहाँ, ईयर में होता है। वही सबसे बड़ा हड्डी कहाँ होता है, फीमर्स में होता है। ये वाला टांग का हड्डी होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा फीमर्स होता है, ठीक है। उसके बाद में 2 हड्डी, अच्छा यहाँ पे एक ज्वाइंट पे भी हड्डी पाया जाता है, कैसे याद करवाए थे, पटेला, पटेला होता है बीच में, ठीक है। पटियाला से हम याद करवाए थे, ठीक है ना। पटियाला से क्या याद करवाते हैं, पटेला बोन से याद करवाए थे। तो पटेला बोन होता है। उसके बाद में नीचे क्या होता है, टिबिया, और एक कौन है बगल में, नहीं नहीं टार्सल नहीं होगा, हाँ फेबुला होगा, और एक टिबिया होगा, ठीक है। टिबिया क्या होता है, टीबी की तरह उसको टीबी मार दिया है, पतला सा होता है। और क्या बताया अभी, फेबुला, फेबुला 2 हड्डी होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितना पढ़ चुके हैं, 1 2 और 2 यहाँ पे 4 पढ़ चुके हैं। टार्सस कितने होंगे, इसी तरह गोली गोली टाइप का होता है, जस्ट उसके नीचे जोड़ा होता है, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। उसके बाद में फिर फ्लेंजस आता है, ठीक है। फिर नहीं टार्सस के बाद मेटाटार्सस आएगा। तो मेटाटार्सस कितने होते हैं, 5 होते हैं। और उसके बाद फ्लेंजर, जैसे उंगली, हाथ की उंगली में गिने थे उसी तरह से कितने होंगे, 12 2 14। तो टोटल हड्डी कितने हो गए पैर में, 60 हड्डी हो गए। एक बार हम प्रॉपर गिने तो एक्सियल में कितने, 80 होते हैं, 29 हेड में होता है, 25 चेस्ट में होता है, और 26 बैक बोन में होता है। उस तरह से हमारा क्या बन जाता है, 80। और इधर वाला तो बहुत इजी है, 30 दूनी 60 हाथ में, पैर में 30 दूनी 60, 120 तो वैसे हो गया, कंधे का चार्ट हो गया, और पेल्विक बोन बटक वाला चार्ट हो गया, तो सॉरी 2 हो गया, तो इसमें 126 हो गया। तो आपको आज पता चल गया होगा कि हड्डी तोड़े तो तोड़े कैसे, तो कैसे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ना कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा, और गिनने भी आ गया होगा। इस तरह से पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। क्या आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाली बेल घंटी को दबा दें। नमस्कार।